सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं अभी जो बीपीएससी नया मेंस में सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है एसे या निबंध, तो उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि 300 मार्क्स का जो ये पेपर होगा उसमें आप 160 से लेकर 180 मार्क्स तक ज्ञान कर पाएँ, उसी के रिगार्डिंग ये मेरा कंप्लीट वीडियो है। और ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ऐसे के हर एक मतलब कि चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। और अगर एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आप उसको अपने पेन और कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कोई पीटी का क्लास नहीं है बल्कि ये मेंस उसमें भी ऐसे का क्लास है जिसमें आपको चीज़ें लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका निबंध तैयार हो जाए। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और इस वीडियो में निबंध क्या होता है, कितने टाइप्स का निबंध होता है, फिर निबंध में कैसे हमको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना चाहिए, बॉडी पार्ट लिखना चाहिए, कैसे उसमें निष्कर्ष लिखें, उसके बाद हम कैसे किसी भी निबंध में रैंडम थिंकिंग करें, और वो कौन कौन सा लिस्ट ऑफ टॉपिक मतलब कौन कौन सा टॉपिक हमको करके जाना चाहिए जिससे कि अगर एग्ज़ाम में अगर जो निबंध आ जाए तो उसको हम सही ढंग से हैंडल कर पाएँ। उन सारी बातों पे हम बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो फिर भी आप इसको देख लें और आपके ये काम के लायक ही चीज़ें होगा। बाकी चूँकि ये तो पहला वीडियो है, इसके बाद भी और भी कई सारा वीडियो निबंध को लेके आएगा, काफ़ी सारा वीडियो यूट्यूब पे मेरा आएगा। तो अभी तत्काल ये समझिए कि फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे मैं कंप्लीट आपको इसका बेसिक चीज़ें बताने का कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि निबंध बीपीएससी में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसका हमको हिंट जो है ना, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल सर हैं उनके द्वारा एक मीडिया को इंटरव्यू दिया गया था। उस इंटरव्यू उन्होंने कंप्लीट बात ऐसे के बारे में ऑलरेडी बता दी है, आप लोग उसको वीडियो देखे भी होंगे। तो उन्होंने बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जी का कथन है, मतलब मीडिया को उन्होंने ये कहा था कि ऐसे के बारे में कि ऐसे इतना डाइवर्सिफाई रहेगा कि कोई इसे पढ़ा नहीं सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप, मैं हूँ या और भी कोई टीचर जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, मतलब कि कोई टीचर आपको इसे पढ़ा नहीं सकता है। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्योंकि इसका जो ना स्कोप, इसका दायरा बहुत ही व्यापक है, बहुत ही वास्ट है। हाँ, लेकिन ये है कोई पढ़ा नहीं सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि कोई भी जो है आपको ये सिखा देगा कि हाँ आप इस तरह से इंट्रो पार्ट लिखें या इस तरह से बॉडी पार्ट लिखें, ऐसे निष्कर्ष लिखें। आपको ये चीज़ है, कोई आपको एक आइडिया दे देगा, थॉट दे देगा, लिखने का प्रोसेस बता देगा, आप उसको सीख कर जो है ना आप खुद से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि इसका टॉपिक बहुत ही बड़ा है, क्या पूछ देगा कोई ठीक नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे ख्याल से अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आप 100 ऐसे का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, या तो मोरल आंसर देख के या खुद से अगर लिख लेते हैं, समझिए आपके लिए सफिशिएंट है। और 100 ऐसे करने के बाद अगर कोई भी अगर ऐसे एग्जाम में पूछेगा ना, आप उसको सही ढंग से हैंडल कर पाएंगे। एक और देखिए, निबंध क्या है? निबंध एक जो है ना आर्ट या कला है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम कला एक दिन में हम नहीं सीख सकते। अगर डांस करना भी अगर हम चाहेंगे तो डांस एक दिन सीखना पॉसिबल नहीं है। डांस को सीखने के लिए हमको लगेगा, टाइम लगेगा। पेंटिंग का में टाइम लगता है, तो कोई भी कला सीखने में टाइम लगता है। इसी तरह ऐसे भी एक कला है, इसको हमको सीखने के लिए जो है ना टाइम देना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने लगेगा। और उसके हमको जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक लिखेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऐसे में हम जो पूरी तरह जो है ना पारंगत नहीं हो सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो अतुल सर का जो यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट आपको बताना जरूरी था कि आखिर ऐसे कैसा रहेगा। तो ऐसा रहेगा, इतना वास्ट रहेगा, इतना व्यापक रहेगा, इसको कोई पढ़ा नहीं सकता। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज़ हिंट किया है, उन्होंने मूल मंत्र दिया है। ये उनका मूल मंत्र ये था कि ठीक है इसका व्यापक दायरा रहेगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर जागरूक है, अगर उनमें कुछ मौलिक सोच है, आसपास की घटनाओं को उनके पास समझने का और उसको तार्किक रूप से सोचने का, मतलब कि लॉजिकली सोचने का, थिंकिंग करने का अगर उनमें क्षमता है, तो जो है ना वो ऐसे को सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा आखिर कौन सी घटनाएं पे जो है ना विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे कि मान लीजिए कि अगर बिहार में बाढ़ की समस्या है, तो बिहार में बाढ़ की समस्या आखिर क्यों है, ये क्या है, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या कुछ पॉजिटिव भी है, इसका क्या निराकरण हो सकता है। तो ये सब जो है ना आपको सोचना पड़ेगा। ये ओपन थिंकिंग का सब्जेक्ट है। आप कितना अच्छा इसमें बाढ़ की समस्या और उसका समाधान बता सकते हैं, उतना अच्छा आपको जो है मार्क्स मिलने का
चांस रहेगा। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जैसे कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। अब देखिए कर्म दो तरह का हो सकता है, एक अच्छा कर्म जो आप देश की भलाई के लिए करते हैं या और भी अच्छे कर्म करते हैं, एक है आप कहीं हत्या कर रहे हैं, किसी का डकैती कर रहे हैं, ये आपका खराब कर्म है। तो खराब कर्म का तो फल तो खराब ही होना है, अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। तो वही यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना है इसमें और क्या क्या डायमेंशन करके मैं इसको ऐसे को लिखा जा सकता है। फिर उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय विदेश नीति है, अभी भारतीय विदेश नीति कोविड के काल में कैसा रहा, कोविड के बाद क्या रहा था, ऐसे सब जो है ना चीज़ों पे आपका ने खुला सोच होना चाहिए। और एक उन्होंने ये भी कहा था एक टॉपिक मान लीजिए भी आ सकता, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, तो ये सिंपल आप इसको तभी अच्छा लिख पाएंगे जब आप बिहार की सारी समस्या के बारे में जानते हो, बिहार में कौन सा इकोनॉमिक सोशल प्रॉब्लम्स है जिसको हमको दूर करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का एक ऐसा पद है जहां आपको संविधान के द्वारा कुछ पावर दिया जाता है, कुछ अधिकार दिया जाता है, उस शक्ति और पावर का यूज करके जो है ना, अधिकार का यूज करके ना आप बिहार में जो समस्या उसी को दूर करेंगे। तो वही चीज़ है, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, और जो भी आपके मन में थॉट है उस थॉट को जो है ना आपको कॉपी पे 1000 या जो भी वर्ड में देगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये खुद जो है ना अतुल सर जो है ना उनके द्वारा किया गया स्टेटमेंट है। तो इसलिए मैं आपको ये अगर आप इसको अगर उनके स्टेटमेंट को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपका समझ ऐसे का काम मतलब हो जाएगा आखिर वो हमसे क्या पूछे। क्योंकि अभी जो भी चीज़ बीपीएससी में हो रहा है तो अतुल सर मीडिया के सामने या अपने सोशल मीडिया पे जो है सब कुछ बता देते हैं कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। इसलिए आपको उनको भी फॉलो करना ज़रूरी है बदलते हुए पैटर्न में, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है बीपीएससी में और सब बदलाव तो उन्हीं के हाथ में, इसलिए उनकी चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बीपीएससी आज से 3-4 दिन पहले ये भी अपना एक फॉर्मेट जारी किया था कि आखिर हम ऐसे किस फॉर्मेट में पूछने जा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने सिंपल कहा था कि ऐसे चूँकि आपको पता है कि 300 मार्क्स का होने जा रहा है और 300 मार्क्स में ना सेक्शन फर्स्ट होगा, सेक्शन सेकंड होगा, सेक्शन थर्ड होगा। सेक्शन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो है इसमें देखिए सेक्शन फर्स्ट में 4 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन आपको एक लिखना है, यहाँ भी 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें आपको एक अटैम्प्ट लेना है, यहाँ भी 4 रहेगा, उसमें आपको अटैम्प्ट लेना है। देखिए पहला और दूसरा जो सेक्शन है इसका कोई उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया कि हाँ इसमें क्या क्या पूछेंगे, लेकिन हाँ इसमें ये फिक्स है कि इस पहले और दूसरे जो सेक्शन जो 100 नंबर का रहेगा इसमें आपको जो 2 टॉपिक है, एक मूर्त सब्जेक्ट होता है मतलब कंक्रीट सब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ आकार या रूप होता है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे आसपास का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक घटनाओं से होता है, ऐसे टॉपिक पे आपको निबंध दिए जाएंगे, उसको मूर्त निबंध बोलते हैं मतलब कंक्रीट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे निबंध जो कि अमूर्त या अब्स्ट्रैक्ट हैं जिसका मतलब कोई आकार नहीं, मतलब वो निराकार है, जिसको आप कल्पना आधारित लिख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि एक अगर निबंध ऐसा आ जाए कि ऐसा कुछ आ जाए कि वे सपने जो बिहार को सोने ना दे। इसका मतलब क्या है, बिहार में वो कौन कौन सी समस्या है जिसको दूर करने के लिए यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के मानव संसाधन को दिन रात काम करना चाहिए। ये आपका इमेजिनरी पावर पे डिपेंड करता है, कितना अच्छा सोच सकते हैं और उस समस्या का कितना अच्छा समाधान दे सकते हैं। या दूसरा, वे सपना जो आपको सोने ना दे। आखिर आपने क्या जीवन में सपना देखा है, क्या आप उस सपने के लिए काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर तो आपको क्या क्या करना चाहिए। ये सब अमूर्त सब्जेक्ट का जो है ना मतलब कि कहा जाता है निबंध। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा उनमें उन्होंने कहा है, तीसरा जो है ये सिंपल आपका बिहार स्पेसिफिक रहेगा। बिहार स्पेसिफिक मतलब ये है कि जो बिहार की समस्या इकोनॉमिक सोशल कल्चरल या राजनीति का मुद्दा हो जाए या बाढ़ में समस्या हो, या जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि छठ पूजा का एक सांस्कृतिक महत्व, मतलब कि बिहार स्पेसिफिक आपको यहाँ चीज़ें जो है ना पूछा जाएगा। और ये सेक्शन थर्ड समझिए कि एक तरह से डिफाइन है कि आप पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। हाँ, लेकिन जो है ना सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड को उन्होंने पूरी तरह डिफाइन नहीं किया। हाँ, लेकिन इसमें उम्मीद है जो सिलेबस यूपीएससी का है, यूपीपीसीएस का होता है, उसी से आपका जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 3 सेक्शन जो है ना आपको इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा। अब इसको करने के बाद जो है ना अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि निबंध जो है आखिर जो है इसमें ये निबंध होता क्या है। तो निबंध, क्योंकि जब तक हम निबंध होता क्या है, तो अब निबंध क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा ये मतलब कि टॉपिक या सिलेबस है, इसका बेसिक जानना बहुत ही अपने लिए ज़रूरी है कि आखिर ये होता क्या। देखिए निबंध सिंपल सा मतलब ये है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि यह जो है
एक टाइप ऑफ राइटिंग है जहाँ पे ऑथर जो लेखक होता है एक्सप्लोर करता है अपने थॉट को, अपने आइडियाज़ को, अपने बिलीफ को, अपने होप्स को, या आप उसके पास जो भी इशू है उसको जो ना कहीं रिटर्न फॉर्म में लिखने की क्या करता है, कोशिश करता है। द पर्पस बिहाइंड एन एसे, जो मेनली उद्देश्य जो किसी भी निबंध के पीछे ये रहता है, इज़ टू हेल्प द ऑथर क्लैरिफाई देयर ऑन थॉट एंड आल्सो टू हेल्प रीडर थिंक अबाउट देयर वन थॉट। मतलब कि आपका जो ऐसे होता है इसके माध्यम से आप क्या सोचते हैं वो जो रीडर होता है पढ़ के आपके बारे में सोच लेता है कि हाँ भाई ये आखिर चाहता क्या, इसका किस तरह का सोच है किसी भी टॉपिक के प्रति। या उसको एक अगर लाइन में हम कहें निबंध क्या है, निबंध मूलतः जो आपका व्यक्तित्व का ही परीक्षण है। आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक टॉपिक देता हूँ सिंपल, जातिवाद या कास्ट सिस्टम जो बिहार या देश में चलता है, अगर आपको जातिवाद एक टॉपिक दे दिया या आप इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे ये आपका अपना थॉट होगा। जाति क्या है, जाति के बारे में क्या सोचते हैं, जाति कितना नुकसानदेह है, जाति का क्या लाभ है, जाति का क्या राजनीति में कैसे यूज हो रहा है, ये जाति हमारे देश में कब से चली आ रही है, अब इसके समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो आप अपना जो भी आर्गूमेंट देंगे ये आपके बारे में बताएगा। तो वही यहाँ पे है, निबंध जो है ना मूलतः जो है ना आप क्या हैं आपके बारे में कहीं ना कहीं परीक्षा करने की कोशिश करता है। बाकी देखिए निबंध का और भी कई सारा सिंपल डिफिनेशन या परिभाषा, जिसमें कि एक तो ये भी है कि भाई निबंध का मतलब है जो अच्छी तरह से क्या हो, बंधा हो। अच्छी तरह से बंधा होने का मतलब ये है कि जिसमें कि आप जो है कि अच्छा व्याकरण, अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन है, या यूँ कह सकते हैं कि निबंध जो है ना एक जो है ना गद्य विधा है, मतलब कि लिखने का साहित्य में, जिसमें किसी विषय पर सभी दृष्टियों से, मतलब कि हर एक एंगल से आप उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि अपने विचारों का आपके विचार में जो मौलिकता है या जो स्वतंत्र रूप से आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं उसी का विस्तृत प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। या एक दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर लिखना, मतलब एक इन्हें की कहीं फ्लो ही नहीं है, एक बात दूसरे से लिंक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, एक क्रमबद्ध एक कंटिन्यूटी आपके राइटिंग में होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निबंध बोलेंगे। इसके बाद इसमें हम जान लेते हैं कि निबंध के जो है ना कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अगर इसके प्रकार पाइएगा, हालांकि कोई इसका मतलब कि निश्चित प्रकार नहीं होता, हाँ इतना ही तरह का होता है, लेकिन फिर भी जितना यूपीएससी में या यूपीपीसीएस या और भी स्टेट पीछे जो क्वेश्चन पूछा है निबंध का, तो उसके आधार पर हमने लगभग इसको 3-4 टाइप में बांट सकते हैं। इसमें पहला एक है कि डिस्क्रिप्टिव आपका एसे होता है, इसको बोलते हैं वर्णनात्मक एसे, मतलब कि पूछी गई विषय वस्तु का आपको सिर्फ उल्लेख भर कर देना। जैसे हमारे कि बचपन हम लोग गाय पर निबंध लिखते थे, दीपावली पर लिखते थे, ईद पे लिखते थे, ये कहीं ना कहीं आपका क्या हो, डिस्क्रिप्टिव हो गया। जैसे गाय के बारे में लिख दो, गाय मतलब कि पालतू जानवर है, 4 पैर जो भी है, ये इसके बारे में लिखना आपको क्या कहलाएगा, ये वर्णनात्मक कहेगा। दूसरे लेवल का आता है जिसमें आप इमेजिनरी करते हैं, उसको बोलते हैं कल्पनात्मक निबंध। आप कल्पना के आधार पर लिखते हैं, जैसे कि मान आदि में भारत का क्या होता है, प्रधानमंत्री होता, आदि में भारत का प्रधानमंत्री होता, इसका मतलब कि आपको पहले ये जानना पड़ेगा प्रधानमंत्री का पद क्या होता है, इसको क्या अधिकार दिया जाता है, इसके पास क्या शक्तियां हैं, और फिर इस अधिकार और शक्ति का प्रयोग करके इस देश में जो राजनीतिक, पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक, जो कल्चर, जो भी इशू है आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो यही ना आपका पद होने का रहेगा। तो वही है, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा क्या समस्या, उसका हम कैसे एज ए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे ताकि देश में खुशहाली और भारत का नाम जो है ना पूरे विश्व के लेवल पे हो। तीसरा जो निबंध आता है उसको बोलते हैं विचार प्रधान, जहाँ आपको कुछ थॉट सोचना पड़ेगा। जैसे कि निबंध है यहाँ पे, राष्ट्र के विकास और सुरक्षा के लिए विज्ञान तकनीकी सर्वोपचार है, मतलब कि किसी भी नेशन के डेवलप के लिए, डेवलपमेंट और उसके सिक्योरिटी के लिए क्या साइंस टेक ही सबसे बड़ा उपचार है कि और भी कुछ हो सकता है। यही आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तभी आप इस निबंध को जो है ना सही ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा जो इसमें निबंध का जो टाइप होता है उसका नाम हम लोग देते हैं मूर्त या अब्स्ट्रैक्ट, और ये यूपीएससी में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीसीएस भी, और उम्मीद है कि बीपीएससी भी यहाँ से जो है ना क्वेश्चन जरूर ही देगा। देखिए अमूर्त निबंध या अब्स्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट विषय
पर इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। मेरे जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, इससे हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ बुद्धि से ही उसको हम समझ सकते हैं। और इस विषय से संबंधित जो भी निबंध का हालांकि कोई दायरा निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम कुछ सब्जेक्ट या विषय पर कंटेंट अगर तैयार कर लेंगे तो हम इस टॉपिक को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कुछ जैसे कि टर्म, जैसे कि आध्यात्मिक से जुड़े कुछ निबंध पूछा जा सकता है, जिसमें कि क्या टर्म आएगा, जैसे धर्म का कोई दे देगा टॉपिक, धर्म पे दे सकता है, सत्य पे कोई टॉपिक दे सकता है, जैसे सत्य जिया जाता है, सीखा नहीं जाता है, या अहिंसा पर कोई टॉपिक आपका मान लो आ जाए, या स्वर्ग या नर्क पे आ जाए, आत्मा पर कोई एक निबंध आ जाए। उसे दूसरा होता है भाव या इमोशन पर, जैसे कि प्रेम पर कोई निबंध, हर्ष पे, अकेलापन पे, सुख पर, विचार पे। और एक तीसरा हो सकता है अभिवृत्ति या एप्टीट्यूड, जैसे कि ईमानदारी पे आ सकता है, मानवतावाद पे आ सकता है, साहस पे आ सकता है, अनुशासन पे आपको निबंध लिखने आ सकता है। दूसरा कुछ और भी सिद्धांत, जैसे कि अगला हो सकता है कि शक्ति पर कोई टॉपिक आ जाए, संरचना पे या सत्ता पे या जीवन पे, जीवन क्या है, मोह माया, जो भी है इस पर, ये सब आपका जो है ना, ये सब है जिसको हम फील नहीं कर सकते। ऐसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं अमूर्त, मतलब अब्स्ट्रैक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस टॉपिक से, क्वेश्चन क्या यूपीएससी पूछा हुआ है कि निरर्थक जीवन तो अकाल मृत्यु है। मतलब कि अगर आप दुनिया में जन्म लिए हैं, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, समझिए एक तो अकाल मृत्यु है, इसलिए कुछ करके क्यों नहीं मरना है, अच्छा काम करके। या दूसरा निबंध इसमें है कि मानव तो बढ़ते जाते पर मानवता घटती जाती। दैट मीन्स ये है कि आपको यहाँ पे निबंध यही कह रहा है कि दुनिया में लोगों की संख्या तो आबादी बढ़ रहा है, लेकिन जो मानवता है, जो मानव का जो वैल्यू है, वो जो है ना कहीं घटता जा रहा है। ये सब जो टॉपिक है अमूर्त विषय में आता है। यहाँ आपका कितना अच्छा थिंकिंग करते हैं, कितना आप एग्जाम्पल देते हैं, कितने विद्वानों के बातों को आप मतलब कि कोटेशन के रूप में प्रयोग करके चीज़ों को लिखेंगे, उतना ज़्यादा नंबर यहाँ आपको मिलने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। अब यहाँ आते हैं कि एक अच्छा जो निबंध है उसका क्या क्या मेन जो है ना विशेषता या फीचर्स होना चाहिए। एक अच्छे निबंध का सबसे पहला विशेषता तो ये है कि भाई वो उसको व्याकरण सम्मत और स्पष्ट उसमें भाषा होनी चाहिए। पहला, उस विषय अनुकूल भाषा हो और उसमें प्रवाह हो। मेन है सबसे बड़ी चीज़, आप क्या सोचते हैं उसको कितना फ्लो के रूप में आप लिख पाते हैं वो देखा जाता है। विचारों में क्रमबद्धता हो, मतलब एक क्रम से एक क्रम से हो, इन्हें कि कहीं बिखरा हो जाए। और आपका लिंकेज, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से लिंकेज होना चाहिए। और निबंध का पहला लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक इस तरह से लिखा होना चाहिए जिसमें कहीं भी लिंकेज टूटे नहीं। इसको हम एक बेहतर निबंध की श्रेणी में क्या करते हैं, रखते हैं। और हमेशा विषय केंद्रित होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। इन्हें कि आपका टॉपिक कुछ और है, आप वह कहीं और गए हैं, ऐसा निबंध जो है सही नहीं माना जाता है। सार गर्भित होना चाहिए, उसमें कथन का प्रयोग, कविता का प्रयोग या किसी विद्वान का जीवनी का कुछ एग्जाम्पल, ऐसे कुछ ना चीज़ें आपको उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। एग्जाम्पल होना चाहिए, कल्पना या कुछ घटनाओं का भी प्रयोग आप उसमें अगर करेंगे तो ऐसे निबंध को हम एक अच्छे कैटेगरी के निबंध में रखते हैं। अगला यहाँ पे है, अब जब हम कोई भी अगर निबंध लिखेंगे, उस निबंध के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट होते हैं। हम कोई भी निबंध का एग्जाम्पल लेंगे आगे, तो अभी सिंपल ये समझिए, कोई भी निबंध अगर हम लिखते हैं उसमें सबसे पहला वही भूमिका या इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तीसरा उसमें मेन बॉडी पार्ट होगा, और थर्ड उसमें जो है ना आपका निष्कर्ष हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे है कि जब मैं यहाँ लिखा हूँ 10%, ये 80%, ये 10% क्या है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप 1000 शब्द का निबंध लिखते हैं, मान लेते हैं 1000 शब्द का लिखते हैं कोई निबंध, अगर आप टारगेट किए हैं, तो इसका मतलब कि भूमिका में लगभग 10% शब्द आपको लिखना, मतलब कि 100 से लेके 150 वर्ड आप भूमिका उसका बनावे सही ढंग से। फिर इसमें आपका 10% तक वहाँ यहाँ लगभग 100 से वही 150 वर्ड में आप कहाँ निष्कर्ष के लिए बचा कर रखें। बाकी जो रिमेनिंग है आपको ना अलग अलग 8-10 पैराग्राफ में जो है ना इस पूरे मेन बॉडी पार्ट को क्या करना पड़ेगा, लिख के आंसर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये जो निबंध के इतने पार्ट होते हैं, क्योंकि जब तक आप इस पूरे पार्ट को सही ढंग से नहीं लिखेंगे तो चीज़ें जो है ना सही नहीं रहेगा। उसके बाद जो है ना इसमें अगला है कि ये तो ठीक है भाई, निबंध के 3 भाग हैं। हालांकि मैं आगे एग्जांपल देके करूँगा कि कैसे कैसे इसको लिखा जाए। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है हम ये जान गए कि निबंध के 3 भाग होंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी निबंध लेखन की क्षमता को हम कैसे डेवलप करें, उसको विकसित कैसे करें। अब देखिए विकसित करने का 2 चीज़ है। एक तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि पावर ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए,
सोचने की क्षमता आपको होना चाहिए और आपको लिखने की क्षमता। आप जो सोचे हैं उस निबंध के बारे में, जो थॉट आपने लाए हैं उसको आपको लिखने का भी कैपेसिटी होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपके में हो जाएगा तो आपका जो है ना लेखन कला अपने आप विकसित हो जाएगा, मतलब कि निबंध आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सोचने की क्षमता आखिर क्या, मतलब कि किसी भी टॉपिक के बारे में आपको रैंडम थिंकिंग करना है। रैंडम मतलब कुछ भी सोचना है, क्या, कैसे, कहाँ, भी मैं आगे बताऊँगा। दूसरा, उस जो आपने सोचा है उसका आप क्लासिफिकेशन कीजिए, आर्थिक में, सामाजिक में, राजनीतिक में। तीसरा क्या कीजिए, उसको अरेंज कीजिए, हर एक थॉट को अरेंज कीजिए। तब इतना काम करने के बाद तब आप एक भूमिका लिखिए, तब उसको मेन बॉडी में डालिए और अंतिम में क्या लिखिए, निष्कर्ष लिखिए। ये आपको सोचने की क्षमता में इतना करना है। तब आप जब लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन लिखने के भी कई तरीके होते हैं, तो मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। एक अलग वीडियो, अगला वीडियो वही होगा कि कैसे भूमिका लिखा। मैं अलग अलग तरीके से भूमिका लिख के एक ही कोई मैं निबंध लूँगा, उसी निबंध का मैं 3-4 अलग अलग भूमिका लिख के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए, अच्छा इस निबंध को इतने तरीके से हम लिख सकते। जैसे कि अगर आप मेरा जीएस का अगर कोई वीडियो देखे होंगे पेपर फर्स्ट या सेकंड का, मैं एक ही क्वेश्चन का 3-4 भूमिका भी आप लोग को बताएं। उसी तरह मैं यहाँ पे ना निबंध में भी क्या करूँगा कि एक ही कोई निबंध लेके मैं उसको अलग अलग भूमिका लिखूंगा। उसको एक बोलते हैं कथन देके भूमिका लिखूंगा, या कविता से मैं शुरू कर सकता है भूमिका को, या हम तुलनात्मक भूमिका किसी का उसी में लिख सकते हैं, या हम प्रश्न खड़े करने वाले भूमिका भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे आपको आगे वीडियो में वो बताएंगे, क्योंकि अभी सब कुछ यहाँ बताना संभव नहीं है। अगला इसमें मेन बॉडी। मेन बॉडी में सबसे बड़ी बात है कि हमको एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जांपल फिर को समझाऊंगा, और फिर अंतिम में आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो ये आपको एक जो निबंध लेखन के चीज़ों में इतना आपको करना पड़ेगा। आगे जो है यहाँ पे, हाँ, नेक्स्ट जो है आपका 5वां पेज में। अब इसमें यह है कि जो अभी मैं आपको बताया कि रैंडम थिंकिंग कैसे करें। तो रैंडम थिंकिंग जो है ना करने का क्या तरीका हो, तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा। देखिए, किसी भी टॉपिक का रैंडम थिंकिंग क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ये सबसे, इस लेक्चर का सबसे मेन पार्ट यही है जो अभी जो बताने जा रहा हूँ। बाकी तो आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे। अब देखिए, रैंडम थिंकिंग क्या, कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें हम सबसे पहला कोशिश करेंगे कि WH जिसको बोलते हैं वो ढूंढने का कोशिश करें। जैसे कि क्या है वो, ये ढूंढेंगे किसी टॉपिक में, क्यों है, कहाँ है, वेयर, व्हेन, और फिर ये कैसे। ये आपको 4 क्वेश्चन वहाँ से आप ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम उस टॉपिक का काल देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे, वो भूतकाल में क्या था या वर्तमान में उसका क्या है, भविष्य में क्या था, भविष्य में क्या रहेगा। फिर उस टॉपिक, उस जो गिवन टॉपिक का या जो भी चीज़ रहेगा उसकी हम उपयोगिता देखेंगे, उसका क्या लाभ है, उसका क्या हानि है, ये देखेंगे। फिर उस टॉपिक पर कोई विवाद भी है क्या, क्या विवाद कुछ पक्ष में है, क्या उसके फेवर में है। उसके बाद इसमें अलग अलग हम जो है ना आयाम या डायमेंशन खोलेंगे। अब डायमेंशन क्या हो सकता है, वही आपको पता है, आर्थिक डायमेंशन इसमें देख लेंगे, हम सामाजिक डायमेंशन देखेंगे, राजनीतिक डायमेंशन देखेंगे, धार्मिक और पर्यावरण और भी ऐतिहासिक कई सारे डायमेंशन खोल के उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें देखें उसका स्थान क्या है, उस टॉपिक का भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या वैल्यू है, या पूरे दुनिया में उसका क्या पोजीशन है। बाकी अन्य में भी कई सारे जो है ना डायमेंशन हो सकते हैं। तो अब ये जो मैं अभी आपको बताया, अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल से आपको ना बहुत ही क्लियर बात चीज़ें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कोई बोले कि कागज़ पे जो है ना, कागज़ एक टॉपिक है, इस पर तुम 1000 वर्ड लिख के दिखाओ। आप थोड़ा सा मेरा पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, तब आप बताता हूँ क्या करना है। मैंने आपको क्या बोला, इस कागज़ पे 1000 शब्द लिखो। तो 1000 शब्द लिखने का मतलब ये है कि अभी आप नहीं सोच पा रहे होंगे इसमें 1000 शब्द क्या क्या लिखेंगे। तो एक काम ये कीजिए कि वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए और आप एक कॉपी में कागज़ लिखिए, कागज़ शब्द लिखिए, और आप सोचिए कि आप कागज़ के बारे में कितना मैक्सिमम वर्ड लिख सकते हैं। कागज़ के बारे में आपके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, उसको वीडियो पॉज करके 5 मिनट सोच लीजिए। सोचने के बाद तब फिर मेरा वीडियो देखिएगा। मतलब एक कोई टॉपिक कागज़ है, इस कागज़ पर लिखना है, 1000 शब्द लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, वही यहाँ पे आपको काम देगा रैंडम थिंकिंग। जैसे मैं आपको यहाँ बताया कि रैंडम थिंकिंग करना है। रैंडम थिंकिंग में मैंने आपको क्या बताया कि
आपको ये क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे सोचना है, फिर काल, फिर उपयोगिता, विवाद क्या है, फिर उसके सामाजिक आर्थिक क्या रोल है। इसी आधार पे आपको इस कागज़ के बारे में आराम से सोच सकते हैं। जैसे पहला हम क्या सोचेंगे कि पहला सोचेंगे कागज़ क्या है, तो लिखेंगे कागज़ के बारे में क्या है। अब सोचिए कागज़ क्या है, आपके पास काफ़ी सारे आप पॉइंट आ गए होंगे। भाई कागज़ एक पतला सा पदार्थ है जिस पर लिखा या प्रिंट किया जाता है, और भी कई बात आप लिख सकते हैं। फिर इसमें कई प्रकार के इसमें आते हैं, कई रंग के आते हैं, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्यों, कागज़ का क्यों मतलब लिखने में प्रयोग करते हैं, हिसाब किताब में, और भी कई चीज़ आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये कहाँ पाया जाएगा, विद्यार्थी के पास होगा ये मतलब कि ना। उसके बाद इसमें हम अपने लाइफ के बारे में कुछ लिख सकते हैं, अखबार में इसका यूज होता है, फिर ऑफिस में इसका यूज होता है कागज़ का, फिर पेपर में यूज होता है, फिर मनी जो पैसा जो बनता है उसमें इसका यूज होता है। आप इसको कहाँ लिख सकते हैं, और भी आपके पास बहुत सारा पॉइंट आप मिल गया होगा। फिर ये कब कब से इसका यूज है, प्राचीन काल में ये कहाँ था, प्राचीनतम काल से लेकर अभी वर्तमान तक में कागज़ का क्या क्या रूप में बदलाव आया है, चाइना में कैसे था, जापान में कैसे था, फिर यूरोप देश पहुंचा, फिर भारत आया, फिर भारत में क्या क्या है, आधुनिक रूप में इसका हम कागज़ का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। उसको फिर आप यहाँ पे काल दिखाना पड़ेगा। काल दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि वही कि भूतकाल में इस कागज़ का क्या रूप था। पहले उस समय देखिएगा आप ताम्रपत्र था, पेपराइस का पत्ते पर लिखा जाता था, पांडुलिपि का इसमें प्रयोग किया जाता था, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ इस पर लिखा गया है। मध्यकाल में देखिए वही पांडुलिपि लिखा गया है, धार्मिक ग्रंथ लिखा गया कागज़ का प्रयोग करके। वर्तमान काल में वही ऑफिस में यूज करते हैं, बुक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और ना जाने ऑफिशियल रेलवे में काम कई जगह इसका चीज़ होता है। फिर आप लिखिएगा भविष्य में, देखिए भविष्य में क्या दुनिया पेपरलेस हो जाएगी, ई पेपर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ई मैगजीन आ जाएगा, ई कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कागज़ से ही रिलेटेड है। देखिए आपके पास कितना वर्ड आ गया। जब मैं आपको पहली बार सोचने बोला तो आप इतना अधिक डायमेंशन नहीं सोच पाए होंगे। अब देखिए आप कितना अधिक इस टॉपिक पे जो है आराम से लिख सकते हैं। फिर आप इसमें अधिक कागज़ का लाभ लिखिए। अब लाभ क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, इसका लाभ तो यही है कि इसका ज्ञान का विकास होता है। भाई कोई अगर कागज़ का यूज करके लिखे तो ज्ञान का विकास होगा, इसका फंडक्शन होगा, फिर इसका प्रसार होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, प्रिंटिंग प्रेस बना है, भूमंडलीकरण को बढ़ावा मिला है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है। इससे औद्योगिक कहीं ना कहीं अगर पेपर आया तभी ना कहीं औद्योगिक विकास हुआ, पूरी दुनिया में चीज़ें फैली। फिर इसमें इसका लाभ है कि पूरी दुनिया में कई तरह के लिखित समझौते हुए। आप इसमें लिख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के समझौते, वर्साय की संधि, या जैसे कि फ्रांस की क्रांति में समझौते हुए हैं। फिर ऐसे कई सारे बड़े बड़े दुनिया में विश्व प्रसिद्ध एग्रीमेंट या समझौते हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। और वो समझौते कहीं ना कहीं नक्शे पर ही हुए। और सबसे बड़ी भारत की आज़ादी, भारतीय संविधान कहीं ना कहीं कागज़ पे लिखा गया। फिर पत्र लेखन में यूज करते हैं। पत्र लेखन में एग्जांपल दीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी जब अपने बेटी को पत्र लिखते थे, या नेहरू जी का या गांधी जी का जो पत्र लिखा जाता था, जो आज़ादी के समय चीज़ें होता था। आप इसमें कई डायमेंशन को खोल सकते हैं, इतना खोल सकते हैं, इतना वर्ड आप इसको लिख सकते हैं कि वर्ड ख़त्म ही नहीं होगा, जितना मैं आपको डायमेंशन यहाँ बता दिया। फिर साहित्य में, मनोरंजन में बहुत सारी चीज़ है। अब फिर आपको इसमें ये भी लिखना पड़ेगा ये किसके लिए लाभदायक नहीं है। भाई जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कागज़ मतलब कि कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है। तो आपको इसको भी दिखाना पड़ेगा, और इसके माध्यम से आप ये भी दिखाइए कागज़ जो निरक्षर, जो अनपढ़ लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना देश के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या खड़ा करेंगे। और हमको यहाँ पे जो है शिक्षा का दर को जो है बढ़ाने की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट जो है इसमें आपका और भी आयाम कागज़ का हो सकता है। जैसे कि क्या लिख सकते हैं, इसका आर्थिक आयाम। भाई आर्थिक आयाम में क्या है, इससे संबंधित कई तरह के आपके क्या हैं, पेपर मिल है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है। सामाजिक में शिक्षा का विकास होता है। राजनीतिक में चुनाव के दौरान देखिए पेपर कहते हैं प्रचार जब होता है तो पंपलेट बढ़ता है। फिर संविधान विशेष लिखा गया है। सांस्कृतिक, पतंग देखिए, पतंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पतंग बनता है कागज़ से ही बनता है। फिर इसका कुछ हानि भी, हानि में पहला क्या है, पर्यावरण की क्षति होती है, अश्लील खबरें इसमें छपती है, अंधविश्वास भी कभी कोई चीज़ें हो जाता है, और जाली नोट की भी समस्या जो आपको इसको देखने को मिलती है। ये आपका मतलब वही देखिए, एक कागज़ मैंने टॉपिक दिया, इसके देखिए कितने सारे डायमेंशन खुल गए। यही आपको निबंध में करना है कि सब कुछ को एक एक एंगल को खोलते हुए उसको लिखते जाना है, और अंतिम उसको आपको एक निष्कर्ष देके एक बेहतर चीज़ लिख देना है।
उसके बाद देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं। अब चूँकि कागज़ का जहाँ शब्द आ गया, इसमें आप कुछ गीत भी, कविता भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि एक गीत है कि मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, आप अपने निबंध का यूज कर सकते हैं। या एक और गज़ल है, वो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, जो एक गज़ल है, कितना अच्छा था। ये सब चीज़ जो है ना आप इस जो है ना निबंध में लिख के जो है ना चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप देखिए, जब मैं आपको ये बोला था सोचने के लिए, उस समय आपके पास कागज़ के बारे में मुश्किल से 5 लाइन से अधिक नहीं सोच पाए होंगे, लेकिन जब मैं ये आपको बताया, आप इसमें कितने सारे एंगल सोच पाए होंगे। दूसरा हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए, बोतल के बारे में सोचिए, आपको बोतल के बारे में लिखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करके एक कॉपी में लिखिए बोतल। आपको बोतल के बारे में, सिंपल जो बोतल हम लोग जिसमें पानी पीते हैं उसके बारे में लिखना है। तो इसको सोचिए आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अभी जो मैं आपको बताया WH, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, इसका यूज, इसका लाभ, इसका सामाजिक, आर्थिक, सोशल, सारे मतलब एंगल से इसको बांट के लिखिए। देखिए आपको बोतल के बारे में हज़ारों शब्द, मतलब हज़ारों के मतलब कि बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, मतलब 1000 से अधिक भी वर्ड आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे सोचेंगे, आप सोच लीजिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए वही कि बोतल क्या है, आप इसको लिखिए, किसका बना होता है, ये कहाँ होता है। भाई बोतल वहीं मिलेगा जहाँ लिक्विड या पानी होगा। मरुस्थल में इसका यूज होगा, महानगरों में इसका प्रयोग किया जाता है, ट्रेन में यहाँ प्रयोग किया जाता है, बस ट्रेन यात्री कहीं ना कहीं बोतल का प्रयोग करते हैं। फिर व्हेन, कब से, प्राचीन काल से कहीं ना कहीं जो मानव जब से रहा तब से कहीं ना कहीं बोतल का प्रयोग हो रहा है। अभी वर्तमान काल में बोतल का कितना कितना रूप आ गया। बोतल कई रंग में आते हैं, कई डिजाइन में आते हैं, कई इसकी कंपनियां हैं, इसका कई सारा मार्केट है, ब्रांडेड बोतल की कंपनियां, कई सारा बात आप इसमें लिख सकते हैं। फिर व्हाई, इसका कहीं ना कहीं जल संरक्षण में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जल को बचाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे इसका संभव है भाई, इसका साइंस का यूज करके हम बोतल बनाते हैं। अभी वर्तमान में मशीन का यूज करके हम बोतल का निर्माण करते हैं। इस वजह से आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसमें और भी कई सारे पहलू आप इसमें देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। पहला कि भाई सोशल इसका क्या है, सोशल इसका क्या संबंधित प्रॉब्लम्स है। फिर राजनीतिक, आप देखते हैं चुनाव के पूर्व बोतल शराब पिलाया जाता है राजनेताओं के द्वारा। आप ये भी लिख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो है ना चुनाव के पूर्व संध्या पे जो है ना बोतल देते हैं, मतलब दारू देते हैं, शराब देते हैं। फिर आप यहाँ आर्थिक लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बोतल का प्रयोग करना ऊंच नीच की भावना को भी मतलब जन्म देता है। फिर इसमें देखिए अब पर्यावरण के लिए ये कितना लाभदायक है। अगर बोतल अगर जो प्लास्टिक का है तो हमारे बायोस्फीयर के लिए और हमारे जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर जो बोतल है, अगर उसका हमको यूज करना है तो उसका हम कहीं ना कहीं गमला बना के उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं। या और भी कई तरह के जो बेकार पड़े बोतल का यूज करके हम कई तरह के डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसका भी ये एक पहलू हो गया। और अदर जो भी आप सोच सकते हैं बोतल के बारे में, सोच के अगर आप इसको लिखेंगे तो बहुत सारा वर्ड आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अब कि हाँ, तो अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना एक फिर से टॉपिक लेता हूँ निबंध का ही। ये यूपीएससी का ही टॉपिक, यूपीएससी का नहीं पूछा है, ये मैं खुद से लिया हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है ये निबंध है। ये आपको निबंध को पहले ध्यान से सुनिए, मैं क्या लिखा हूँ कि महत्वाकांक्षा शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। दैट मीन्स कि एम्बिशन इज द वर्थ इनेमी ऑफ पीस। मतलब कि महत्वाकांक्षा जब लोगों का होता है वो शांति की सबसे बड़ी क्या है, शत्रु है। इस पर जो है ना आपको लिखना है। तो इसमें आपको जो टॉपिक दिया गया है निबंध का है कि महत्वाकांक्षा शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। तो जब भी कभी हम कोई निबंध लिखेंगे तो सबसे पहले उसका जो निबंध का जो की टर्म है उस की टर्म को हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। और ये मतलब अगर आप कोई निबंध, अगर मान लीजिए कि बीपीएससी में 3 घंटा टाइम रहेगा, अपने को 3 निबंध लिखना है, तो मोटा मोटी मान के चलिए कि एक निबंध पे 1 घंटा मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम लोग जीएस में जो आंसर लिखते हैं मोटा मोटी 22 मिनट में जो है ना एक आंसर लिखने का हमको टाइम मिलता है। मतलब कि 22 मिनट में लगभग हम 400 वर्ड लिखते हैं। जीएस की बात हम कर रहे हैं। अगर आप इसको 22 नहीं बल्कि निबंध अगर मान लीजिए 1 घंटा में आप 1 घंटा में आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा, तो अगर मतलब इसका मतलब कि आप
के पास जो है ना जीएस का आप जब दो या 3 आंसर लिखेंगे तो आपको एक निबंध उसके बराबर मिलेगा टाइम। तो कहने मतलब ये है कि 1 घंटा जो निबंध के लिए आपको मिलेगा उसमें कम से कम आपको जो है ना शुरुआती 10 मिनट आपको सोचना है, निबंध के हर एक एंगल को सोचना पड़ेगा। आखिर ये पूछा क्या जा रहा है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, क्या भूमिका लिखेंगे, कैसे उसके मेन बॉडी में क्या क्या डालेंगे, क्या क्या निष्कर्ष लिखेंगे। आपको ये रफ काम करना पड़ेगा, लगभग 10 से 15 मिनट लग सकता है। जब प्लान तैयार कर लेंगे कि इसमें हमको क्या क्या लिखना है, तब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब आप आगे जाके 900 या 1000 वर्ड में उस आंसर को लिखेंगे निबंध को। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन, जो सबसे पहले आपको की टर्म समझना पड़ेगा। इफ निबंध का की टर्म क्या है? की टर्म है महत्वाकांक्षा या एम्बिशन। हमने यहाँ पे लिख दिया एम्बिशन या महत्वाकांक्षा। क्या है? शांति की सबसे बड़ी शत्रु, सबसे बड़ी शत्रु। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ शत्रु, और किसकी शत्रु है? शांति की है। दैट मीन्स कि महत्वाकांक्षा शत्रु है किसकी? शांति की। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले इसमें ये ढूंढना पड़ेगा कि भाई महत्वाकांक्षा क्या होता है। महत्व के बारे में जानेंगे। क्या महत्वाकांक्षा व्यक्तिगत होता है, परिवार के लेवल पे भी होता है, समाज की भी होती है? क्या महत्वाकांक्षा देश का भी होता है? आपको ये सोचना पड़ेगा। फिर अब अगला हमको की टर्म है यहाँ पे शत्रु। तो अब हमको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि शत्रु क्या है, क्या और शत्रु महत्वाकांक्षा कैसे शत्रु है शांति का। तो अब शत्रु कैसे हो सकता है? क्या किसी की अगर महत्वाकांक्षा अगर राजनीतिक है तो दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आर्थिक अगर महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति का हो जाए तो उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, घूसखोरी भी हो सकता है। दूसरा, अगर आप तकनीकी क्षेत्र में आपकी महत्वाकांक्षा खराब है तो जैसे रोबोट अगर आप ऐसा बना दीजिए जिससे दुनिया तबाह हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे महत्वाकांक्षा जो कि मानव की भलाई के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, अगर एक होता है कि भाई भौतिक सुख के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काट देते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्यावरण के नुकसानदेह हो सकता है। तो महत्वाकांक्षा जो हम लोगों में है उससे कहीं ना कहीं जो है ना शांति के लिए शत्रु है। आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको इसमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमेशा महत्वाकांक्षा जो है ना शांति का शत्रु ही नहीं होता है, बल्कि महत्वाकांक्षा जो है ना कभी कभी शांति का भी मार्ग खोलता है। जैसे प्राचीन काल में अशोक की बात कर सकते हैं, अकबर मध्यकाल में लिख सकते हैं, यहाँ गलती हो गया, मध्यकाल में अकबर लिख सकते हैं। फिर आधुनिक वैज्ञानिक जितने भी आविष्कार हुए हैं, तो जो आविष्कार हुए तो उनका जो महत्वाकांक्षा था आविष्कार करके मानव समाज की भलाई करना, तो वो महत्वाकांक्षा सही बात है, वो तो शांति का मार्ग दे रहा है। तो एक आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि गांधी की जो महत्वाकांक्षा था वो भारत को आज़ाद करने का था, लेकिन हिटलर का जो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं अशांति की थी। तो इसका तो यही है कि आपको इस निबंध में जो है ना, चूँकि मेन थीम क्वेश्चन का है कि भाई शांति की सबसे बड़ी शत्रु है कौन? महत्वाकांक्षा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, भूमिका लगभग 100 वर्ड में 150 वर्ड में लिखिए। फिर इसमें बॉडी पार्ट में जितना आप सोचे उसको आप, चूँकि क्वेश्चन कह रहा है कि शांति की सबसे बड़ी शत्रु है, तो शत्रु है तो कम से कम इसके फेवर में 80% लिखिए। लेकिन सिर्फ शत्रु ही नहीं महत्वाकांक्षा, देश दुनिया की भलाई भी हम कर सकते हैं। तो आप इसके मतलब कि शत्रु नहीं है, तो शांति का भी मार्ग खोलता है महत्वाकांक्षा, ये भी बात आप लिखिए। और अंतिम में तो आप निष्कर्ष जो भी महात्मा गांधी और हिटलर के लेते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा। तो आइए हम इसको, चूँकि जब ये मेरा पहले का ही लिखा हुआ जो है ना यूपीएससी का ही जो ये निबंध है, तो मैं वही पहले वाला ही आपको ना ये मैं रफ में पहले ही बना के रखा था, तो वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कैसे जो है ना आप एक जो भूमिका पूरा निबंध जो है ना आप जो तैयार कर सकते हैं। और आपको ये लिखना है, ये जो मैं निबंध अभी बता रहा हूँ, ये आपको ना कोशिश कीजिएगा कि लिखने का। आप इसको आराम से सुनिए और देखिए। मैं यहाँ टॉपिक डाल दिया, महत्वाकांक्षा शांति की सबसे बड़ी क्या है, शत्रु है। तो आपको यहाँ हालांकि भूमिका अलग से टर्म लिखने की जरूरत नहीं, बस पहला जो पैराग्राफ होता है ना वो एग्जामिनर समझता है कि आपका भूमिका ही है। तो अब देखिए इसमें मैं क्या लिखा हूँ कि आदिकाल से ही मनुष्य एक महत्वाकांक्षी प्राणी रहा है, जो सदा से ही एक बेहतर जीवन की महत्वाकांक्षा में प्रकृति एवं अन्य मनुष्यों
के साथ संघर्ष करता रहा है। तो जैसे कि एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अशोक, अकबर, सिकंदर, कहीं ना कहीं जो है ना इनकी जो महत्वाकांक्षा से कहीं ना कहीं समाज में आपको उथल पुथल भी देखने को मिला। तो क्या मतलब इस पैराग्राफ को लिखने के बाद, मतलब कि आपको इतना एग्जाम्पल देने के बाद लिखिएगा, तो क्या महत्वाकांक्षा शांति की सबसे बड़ी शत्रु है, अथवा कभी कभी महत्वाकांक्षा शांति स्थापित करने में भी सहयोगी है। परंतु इस पर विचार करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि महत्वाकांक्षा है क्या, तथा शांति से हमारा क्या अभिप्राय है। क्या महत्वाकांक्षा सिर्फ व्यक्ति के स्तर पर होती है, अथवा समाज और देश भी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। मतलब कि ये जो मैं भूमिका लिखा हूँ, ये इसको बोलते हैं प्रश्न करते हुए भूमिका लिखना। जो निबंध हमको दिया गया था, मैं यहाँ प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई महत्वाकांक्षा क्या होती है, शांति क्या होती है, शत्रु हम किसको बोलेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन क्रिएट किए। अब जो हम यहाँ भूमिका लिखे हैं, जो क्वेश्चन क्रिएट किए हैं, अब हम आगे पूरे अपने देखिएगा निबंध में जो है ना इसी प्रश्न को जो है ना हम डील करते जाएंगे और हम निबंध को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऐसे निबंध को हम बोलेंगे भाई क्रमबद्ध भी है, और एक जो लाइन हम शुरू करेंगे लगातार एक क्रमबद्धता लिंकेज अपने को देखने को मिलेगा। अब वहीं पे हम दिखाएंगे, चूँकि अब लिखेंगे महत्वाकांक्षा मतलब क्या, किसी वस्तु या किसी अन्य चीज़ को प्राप्त करने की लालसा, उसको हम क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा बोलते हैं। ये डिफाइन कर देंगे। अगला फिर प्रश्न है कि अगला प्रश्न शत्रु क्या है। तो एक दृष्टि से कहना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की स्थिति में व्यक्ति कहीं ना कहीं उड़ंद हो जाता है। दैट मीन्स कि यह महत्वाकांक्षा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि आर्थिक महत्वाकांक्षा, अगर हमारे अंदर व्यक्तिगत स्तर पर मतलब कि अगर जब महत्वाकांक्षा आ जाए तो हम अपार धन कमा सकते हैं, और अपार धन कमाने के लिए हम कहीं ना कहीं अनुचित व्यापार कर सकते हैं, टैक्स चोरी कर सकते हैं। अगर हम टैक्स चोरी करेंगे तो देश का क्या हो सकता है, आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है। काला धन कहीं ना कहीं ये आर्थिक महत्वाकांक्षा का ही तो उदाहरण है। तो आप ये देखिए, यही है कि महत्वाकांक्षा जो है शांति की सबसे बड़ी शत्रु है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के आर्थिक में आप ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे। दूसरा आप यहाँ लिखेंगे राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हम देखिए कि कभी कभी आपसी जो है ना अपराधी का हम सहयोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको चुनाव जीतने का महत्वाकांक्षा है कि हमको लोकसभा या विधानसभा को चुनाव जीतना है, तो हम अपने आपराधिक किस्म के पृष्ठभूमि से लोगों का सहयोग ले लेते हैं, कहीं ना कहीं जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, गैर कानूनी हम लोग काम कर लेते हैं। तो वही है, तो महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है ना कहीं शांति का शत्रु है। उसके बाद व्यक्ति के साथ साथ जिस समाज में अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है, व्यक्तियों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा होती है, समाज में अशांति फैल जाएगी, उन्नति में बाधक हो जाएगा, हताश हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, लोग आत्महत्या करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे लिखा हूँ विभिन्न देशों में शक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण आज देखिए परमाणु हथियार आ गया है, रासायनिक हथियार बन गया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि अभी जो रूस यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या है, ये रशिया का कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा कर लें। या चाइना का देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं चीन की महत्वाकांक्षा की वजह से जो ना भारत के साथ उनका जो तनाव हो रहा है। या जो चीन का जो महत्वाकांक्षा ये है कि हम जो है ना अपना ये पूरा हिंद महासागर होते, मोतियों की माला होते हुए अफ्रीका तक के पूरे इलाके पर मेरा जो है ना प्रभाव हो जाए, ये कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से दुनिया में डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल कई सारे पुट करके इस निबंध को बेहतर से बेहतर आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर शॉर्ट में चीज़ों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे देखिए और लिख सकते हैं कि लोगों का जो भौतिक विकास की जो महत्वाकांक्षा में कहीं ना कहीं पर्यावरण का क्या होता है, दोहन होता है। और पर्यावरण के दोहन से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपका ग्लोबल वार्मिंग की घटनाएं हो रही है। फिर अपने राष्ट्रों में विश्व में, अपने राष्ट्र को विश्व में जो है ना सबसे सिद्ध करने की महत्वाकांक्षा से कहीं ना कहीं युद्ध हो जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया है या क्या कहते हैं चीन है, और भी ऐसे कई सारे देश हैं जो कि चाहता है कि नहीं हम पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दिखें। तो कहीं ना कहीं ये उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से दुनिया में क्या हो जाता है, वो अशांति हो जाता है। और यहाँ भी यूएनएससी संस्था कुछ नहीं कर पाती है। फिर वर्तमान में देखिए ISI है, या धार्मिक स्तर पर जो राज स्थापित करने की जो महत्वाकांक्षा है, आप देख सकते हैं जैसे कि खालिस्तान का आप जिक्र कर सकते हैं। और भी ऐसे कई सारे इशू हैं देश में, दुनिया के लेवल पे, जो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा की वजह से जो है ना शांति का
सबसे बड़ा क्या है, दुश्मन है। और इस आधार पे जो है ना कई लोग जो है ना मारे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा। अतः हम ये कह सकते हैं, इतना आप लिख मतलब लगभग 80% हम ये बता दिए। अतः हम कह सकते हैं कि शत्रु माना जा, मतलब कि महत्वाकांक्षा को शत्रु माना जा सकता है, 100% नहीं। अब यहाँ पे आप मतलब कहेंगे कि शत्रु माना जा सकता, इसलिए जो है ना हमारे पूरे दुनिया में महात्मा बुद्ध ने, गांधी जी ने और भी कई सारे विचारक थिंकर जो है ना महत्वाकांक्षा सीमित रूप में रहे और महत्वाकांक्षा समाज की भलाई के रूप में रहे, इस पर उन्होंने बल दिया। और इसलिए जो हमारे देश में एक कॉन्सेप्ट है, संतोष ही परम धन है, संतोषी सदा सुखी, मतलब कि ये आप कोटेशन यहाँ यूज करके अपना आर्गूमेंट देंगे। लेकिन अब यहाँ लिखेंगे, लेकिन क्या महत्वाकांक्षा कभी शांति के विकास में सहायक भी हो सकती है? इस प्रश्न पर विचार करने के बाद ही हम इस मुद्दे को संपूर्णता में देख पाएंगे। देखिए, इसके पहले हमने ये दिखाया कि भाई नहीं, शत्रु है महत्वाकांक्षा, लेकिन अब हमको उसका दूसरा पक्ष भी दिखाना पड़ेगा लगभग 20-30% में कि नहीं भाई, महत्वाकांक्षा हमेशा शत्रु ही शांति का नहीं है। कभी कभी महत्वाकांक्षा शांति स्थापित करने में भी जो है ना सहायक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए, जैसे प्राचीन काल में अशोक कलिंग विजय के बाद भी जो है ना उनका जब हृदय जब बदल गया, हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने जो है ना शांति का उन्होंने मतलब रास्ता अपनाया। फिर मध्यकाल में देखिए मतलब कि जो इसका अकबर का महत्वाकांक्षा की सबों को साथ लेकर चलने की थी। आधुनिक समय में वैज्ञानिक जो आविष्कार ने मानव जीवन को कितना सिंपल बना दिया है, कहीं ना कहीं ये शांति मतलब शत्रु नहीं बल्कि शांति के मार्ग को बता रहा है। तो महत्वाकांक्षा के कारण ही जो है ना समाज क्या होता है, आगे बढ़ता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग में महत्वाकांक्षा है कि नहीं, हम यूपीएससी बीपीएससी करके देश दुनिया का क्या करें, भलाई करें। तो ऐसे महत्वाकांक्षा से कहीं ना कहीं जो है ना समाज आगे बढ़ता है। देश अगर मान लो कि मेरा महत्वाकांक्षा है कि स्टार्टअप कंपनी खोल के कई सारे लोगों को रोजगार दे, तो ये कहीं ना कहीं आपके ये महत्वाकांक्षा तो शांति के मार्ग को ले जाता है। तो आपको ये सब चीज़ लिखना, नई खोज अगर हम कोई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये शांति के मार्ग पर लेकर जाएगा। इतनी चीज़ों का आपको इसमें डील क्या है करना है। अब अंत में वही एक आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, इतना चाहिए मतलब कि आप दिखा दिए कि भाई हाँ शत्रु है, लेकिन सिर्फ इसका एक पक्ष नहीं, दूसरा पक्ष ये भी है कि शांति में भी सहायक है। तब अतः आप लिख सकते हैं, अतः शत्रु है लेकिन अगर हम उस महत्वाकांक्षा को पॉजिटिव वे में लें, सकारात्मक रूप में लें, अपने वर्तमान की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में अगर हम महत्वाकांक्षा तैयार करें तो ये हमारे शांति में भी सहायक हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण हम महात्मा गांधी का देख सकते हैं। महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा से हमको भारत की आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा देश को आज़ादी दिलाई और पूरे दुनिया में साम्राज्यवाद को ख़त्म किया, उपनिवेशवाद को ख़त्म किया। वहीं लेकिन हिटलर और मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा से पूरी दुनिया में वो अशांति फैली, द्वितीय विश्व युद्ध फैला। दुर्योधन का जो महत्वाकांक्षा था उससे महाभारत का बड़ा सा युद्ध हुआ। पुरुष वर्ग जो है, जो फीमेल वर्ग है, वो कहीं ना कहीं नारी का मतलब शोषण करने का महत्वाकांक्षा है। तो वही आप यहाँ निष्कर्ष में मतलब ये लिखेंगे कि महत्वाकांक्षा जो है, अगर बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अगर हम उसको उस समस्या में अगर हम ढाल कर अगर महत्वाकांक्षी बनेंगे तो देश दुनिया की तरक्की होगी। जैसे आप यहाँ कोविड का एग्जांपल दे सकते हैं। कोविड के समय में जो आया, कहीं ना कहीं जो है ना जो वैक्सीन बनाने की महत्वाकांक्षा हमारे देश दुनिया को बचाने का काम था, लेकिन वही अगर वैक्सीन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आप इसको ना ऐसे करके एक बेहतर जो है निष्कर्ष को चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं एक जो है ना ही बहुत ही जटिल लिखने का कोशिश किया, ना ही लो लेवल का, बल्कि एक जो है ना एक जो एवरेज से थोड़ा अधिक मार्क्स दे वैसे मैं निबंध लिख कर आपको यहाँ बताने का क्या किया हूँ कोशिश का। अब आप क्या करेंगे, खास करके जहाँ से मैं इस निबंध को डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ से फिर से वीडियो पीछे जाइए और फिर से देखिए, और जो है ना कम से कम इसको पहले एक ना अपने कॉपी में शॉर्ट में ही नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसको जो है ना फ्रेश माइंड से फिर से सोच के ना सब कुछ को अरेंज करके मतलब इसी को आधार बना के जो है ना आप कम से कम कोशिश कीजिएगा 800 वर्ड में इस निबंध को, 800 अगर नहीं हो तो 500 भी 600 वर्ड में भी ना लिख के जो है ना हमको टेलीग्राम पे क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। मैं नीचे टेलीग्राम आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ सेंड करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो अब ये तो हो गया कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दिया कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे जो निबंध जो है ना आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वो टॉपिक्स बताता हूँ जो कि आपको निबंध तैयार करना चाहिए बीपीएससी के लिए। हालांकि सब यूपीएससी में भी तैयार होता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ वो लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको संभावित दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर आप राजनीतिक या पॉलिटिकल या प्रशासनिक अगर टॉपिक देखेंगे, जैसे कि लोकतंत्र से जुड़ा आ सकता है, धर्मनिरपेक्षता से, नक्सलवाद से, नेशनलिज्म से, करप्शन से, आरटीआई से, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जैसे कि सहकारी संघवाद है कि क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब कि पंचायती व्यवस्था की क्या उपलब्धियां रही, क्या समस्याएं, इससे टॉपिक आ सकता है। फिर सोशल इशू में जैसे कि सोशल जस्टिस हो गया, रिजर्वेशन तो सबसे बड़ा टॉपिक है, इस पे तो क्वेश्चन आना चाहिए, खासकर महिला आरक्षण की बात हो और भी कोई आरक्षण की बात हो। फिर जातिगत सिस्टम जो हमारे देश और राज्य में है उसके लेवल पे। फिर महिलाओं की से जो समस्या है, महिला एम्पावरमेंट है, एजुकेशन से आ सकता है, स्वास्थ्य से आ सकता है। जैसे कि नई शिक्षा नीति पूछ देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आर्थिक क्षेत्र में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, वित्तीय समावेशन से, इनक्लूसिव डेवलपमेंट से, डिजिटल अर्थव्यवस्था से, कृषि से, उद्योग से, इस सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है ना मे भी यूपीएससी पूछता है और बीपीएससी को भी यहाँ से पूछना चाहिए। फिर साइंस टेक में अगर आइएगा टॉपिक क्या क्या, इसरो का हो सकता है, अंतरिक्ष, मफनीकरण पर बल, परम्बल का क्या होगा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस और समाज, धर्म, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा टॉपिक आपको। फिर कल्चर में वेस्टर्न कल्चर वर्सेस ईस्टर्न कल्चर, आधुनिकता क्या है, साहित्य, सिनेमा, कला, देशभक्ति, ये सब टॉपिक है। और न्यायपालिका वही नेक्स्ट के बाद क्या होता है, कोलिजन व्यवस्था क्या है, न्याय तक पहुँच से क्वेश्चन आ सकता है। पर्यावरण आइएगा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, वाटर संकट, जल संकट या संसाधन में क्या समस्या है, ई कचरा, नदी जोड़ो परियोजना बिहार के लिए कितना लाभदायक, कितना क्वेश्चन पूछ जाएगा क्या, नदी जोड़ो परियोजना कितना लाभदायक, कितना हानिकारक बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको लिखना पड़ेगा ये। फिर अमूर्त विषय के कुछ जैसे कि टॉपिक आ सकता है, जैसे कि जीवन के बारे में, सत्य, साहस, रचनाशीलता, मौन, दुख, युद्ध, सुंदरता, अकेलापन, कला, प्रेम, सफलता, आवश्यकता, कल्पना, यथा, ये सब जो है ना आपको अमूर्त के जो है ना टॉपिक हुए, इस पर आपको ना काम करना चाहिए। और मैं इस सारे टॉपिक का जो है ना आपको नोट्स दूंगा, मटेरियल्स दूंगा जब मैं क्लास लूँगा। इस हर एक टॉपिक का, हर एक टॉपिक जितना भी मैं आपको टॉपिक बताया उस हर एक टॉपिक पे जो है ना कम से कम आपको ना 500-600 वर्ड का ना कंटेंट मैं दूंगा जब मैं क्लास में चलेगा एप्लीकेशन पे, तो मैं सब कुछ वहाँ पे आपको सब प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पे मैं आगे आपको बताना जा रहा हूँ, तो हो गया टॉपिक। अब जो है ना मैं 50 या 60 ऐसे निबंध में टॉपिक निबंध क्वेश्चन तैयार किया हूँ जो आपको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब निबंध बीपीएससी में कैसा पूछेगा, तो पहली बार एग्जाम हो रहा है, इसलिए हमको सबसे पहले जो है ना छोटे छोटे निबंध, फिर बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, तब यूपीएससी लेवल पर जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्टली यूपीएससी लेवल का लिखना शुरू कर दें तो आप फंस जाइएगा। पहले आप छोटे छोटे निबंध लिखें, छोटे टॉपिक सेलेक्ट करें, 300 वर्ड में लिखें, फिर 400 में, फिर 500 में, फिर 600 में, फिर 700 में, फिर 800 में, फिर 900 में, तब जाके 1000 वर्ड में पहुँचे। और टॉपिक पहले छोटे टॉपिक पर लें, फिर बड़े पे, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही देखिए मैं कुछ यहाँ पे ना लगभग 50-60 निबंध का मैं टॉपिक लिया हूँ। और इस मेरा जो प्रोग्राम चलेगा ऐसे का, मेरा कोशिश रहेगा पहले आपको ऐसे ही 40-50 जो छोटे छोटे जो पूछने वाले जो निबंध हैं तो उसको पहले तैयार कर जाए। और जो मेरा जो भी लिया हूँ ये निबंध, ये कहीं ना कहीं आपका जो देखिए बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है जिसमें कि आपका जनरल हिंदी आता है, अगर जनरल हिंदी के पेपर को देखिएगा वहाँ भी 5 निबंध पूछता है और उसमें से कुछ कुछ ऐसे निबंध होते हैं जो कि यूपीएससी लेवल के भी होते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी के लेवल कैसा रहेगा निबंध, इसका सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से जो मैं सोच पा रहा हूँ, एक बार पहले आप क्या करें, समान हिंदी में जितना भी निबंध पूछा है पहले आप उसी निबंध को लिखने का प्रयास करें। और मेरे ख्याल से लगभग आपका ना 40% निबंध उसी टाइप के आएंगे। बाकी यूपीपीसीएस पैटर्न का भी हम लोग तैयार करेंगे, यूपीएससी का भी तैयार करेंगे, लेकिन पहले हमको छोटे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। तो वही से देखिए यहाँ कुछ निबंध का मैं लिखा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, सहकारी संघवाद मिथक है या यथार्थ है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरल माइथ है या रिलेटिव है। फिर डिजिटल इकोनॉमी एक समताकारी अथवा असमानता का स्रोत है। फिर विज्ञान वरदान है या अभिशाप। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, अगर आप निबंध का पेपर देखें सब क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, साहित्य और समाज का क्या संबंध है,
रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर एंड सोसाइटी। अब ये सब जो निबंध है इसमें आप साहित्य क्या है, साहित्य में क्या डायमेंशन होते हैं, आपको साहित्य का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। साहित्य ने कैसे समाज को बदला है, साहित्य मतलब क्या, कविता, निबंध, उपन्यास, ये सब साहित्य का भाग है। कैसे समाज बदला है, क्या समाज ने भी साहित्य को बदला है, तो आपको दोनों इंटरलेट करके जो चीज़ों को आपको बेहतर लिखना पड़ेगा। बाकी विज्ञापन पर क्या सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है, महिलाओं के लिए क्यों आरक्षण जरूरी, अगर ऐसे निबंध अगर आ जाए तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा भूमिका, फिर मतलब कि महिलाओं से जुड़ी हुई आपको सोशल इकोनॉमिक, अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाए, देखिए इसको कहाँ से, देखिए किसी भी निबंध को शुरू करने का मेरे ख्याल से जो बेहतर तरीका पता है क्या है, आप इसको प्राचीन काल से लिंकेज करें। महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों, आप यहाँ पे सबसे पहले आप दिखावें कि जब वैदिक पीरियड था उस समय महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ कितनी अच्छी थी, लेकिन समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग महिलाओं की स्थिति में गिरावट आते आते आज नौबत ऐसी आ गई है, हमको महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ रही है और उनको आरक्षण देने की बात करनी पड़ रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे आखिर क्यों, क्योंकि पिछले कई वर्षों में हम जो पुरुषवादी सोच है उसने कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत में गिरावट आई है। तो आप लिखें कि सामाजिक क्षेत्र में क्या उसकी समस्या है, आर्थिक में क्या प्रॉब्लम है, राजनीतिक में कितनी भागीदारी है। तब आप इन सब बातों को लिखते हो, तब आप ये दिखाने की कोशिश करें हाँ महिलाओं के लिए इस वजह से आरक्षण की क्या है आवश्यकता है। तो कई फायदा मतलब मैं जब मैं इसका मॉडल आंसर दूंगा, सबका जितना भी निबंध यहाँ लिखा हुआ सबका मैं कंप्लीट आपको मॉडल आंसर दूंगा और मैं लगभग 100 से ज़्यादा जो है ना ऐसे आप लोग को मॉडल आंसर में प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आपका, जैसे काश मेरा बचपन लौटा था, ये देखिए कल्पना आधारित निबंध है। एक और देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि प्रेम अब मानवीय संवेदना नहीं स्वार्थपरता का जनक बन गया। ये पता है ये बीपीएससी समान हिंदी में इतना अच्छा निबंध पूछा है, ये यूपीएससी लेवल का निबंध है, आप देख लीजिए। बिहार में पर्यटन की संभावनाएं, जैसे कि अतुल सर ने बोला है कि बिहार स्पेसिफिक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक और देखिए मैं बनाए हूँ अपने मन से, 21वीं सदी में बिहार राज्य के विकास की क्या संभावनाएं हैं। फिर एक और है, गरीबी एक अभिशाप, क्रांति है या अपराध की जननी भी है, बिहार की औद्योगिक समस्या और उनका समाधान, 21वीं सदी का भारत आपकी दृष्टि में। कितना अच्छा निबंध है, ये यूपीएससी पूछता है 21वीं सेंचुरी में आप इंडिया को क्या देखना चाहते हैं, वो आपकी दृष्टि क्या, मतलब कि यहाँ सिंपल सा ये कह रहा है निबंध में कि 21वीं सदी जब आएगा तो आप पूरी दुनिया को दिखाइए, अमेरिका को, जापान को, चाइना को दिखाइए, उस जगह भारत क्या है, मतलब कि इकोनॉमिक क्षेत्र में कैसा होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कल्चरल, इन सारे एंगल को दिखाते हो आप कहाँ भारत को देखना चाहते हैं उसको लिखना पड़ेगा। एक कितना अच्छा है कि मानव तो बढ़ते जाते पर मानवता घटती जाती। एक और है राष्ट्र निर्माण और युवा पीढ़ी, ये सब जो है ना कहीं एक जो है ना अच्छा निबंध बन सकता है। बाकी और आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अगला है विज्ञान महिलाएं हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए 17 नंबर पे है, अपने जीवन की सबसे सुखद घटनाएं, अब पछताए होत किया जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, मेरे सपनों का भारत। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे गांधी जी का सपना था, मेरे सपनों का भारत, मतलब आप क्या सोचते हैं कैसा भारत होना चाहिए, मतलब कि आपका इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, ऐसे क्वेश्चन आना तय है इस बार, ठीक ना। फिर भारत की सामाजिक समस्याएं क्या है, भारत में गांधीवाद की क्या प्रासंगिकता अभी वर्तमान में है, काफ़ी हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, देखिए कितना इसको सोचिएगा, ये निबंध काफ़ी बेहतर है, मतलब कि बीपीएससी पूछा जा सकता है कि कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। फिर भारत राज्य में जातिवाद, महिला सशक्तिकरण हो गया, ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव भी फेवरेट है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, बिहार में खेलों का भविष्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि बिहार में जिस तरह भी खेलों का बढ़ावा दे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर देन वही स्वस्थ भारत, आधुनिक भारत की क्या चुनौतियाँ हैं, विज्ञान की उपलब्धियाँ क्या है, राष्ट्र एकता, महंगाई की समस्या, ये सब जो है ना आपके ऐसे के, हालांकि टॉपिक आपको आसान दिख रहा होगा लेकिन अगर आप लिखिएगा तो इसी में आपका पसीना छूट जाएगा, लिखने में बहुत सोचना पड़ जाएगा। बाकी एक और है भारत की शिक्षा और संस्कृति का टॉपिक है, देखिए 35 नंबर पे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, ये क्वेश्चन अच्छा है। परिश्रम स्वर्ग से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु, देखिए कितना अच्छा टॉपिक है कि परिश्रम जो लेबर हम लोग करते हैं स्वर्ग से भी जो है ना बढ़कर बहुमूल्य वस्तु है। हाँ ये भी अच्छा है। भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, ये यूपीएससी पूछ चुका है।
भारतीय लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, मतलब आपको आज़ादी से लेके लोकतंत्र की क्या उपलब्धियां हैं, इसकी क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को लिखना है। फिर भारतीय लोकतंत्र मीडिया का दायित्व, हाँ ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या पंचायत संघीय राजनीति में शासन का तीसरा स्तर बन गया है? इसका मतलब कि आपको इसमें कुछ बात पॉजिटिव में कुछ बात निगेटिव में लिखना पड़ेगा। फिर न्यायिक संहिता का क्वेश्चन है, ये भी देखिए कितना भी लेटेस्ट टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछेगा। मैं इसमें क्वेश्चन क्या बनाया हूँ, न्यायालयीय सक्रियता का प्रयोग आखिरी उपचार के तौर पर ही किया जाना चाहिए, बाकी आरक्षण की आवश्यकता ये टॉपिक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक लड़के को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है, लेकिन एक लड़की को शिक्षित करना एक समुदाय को शिक्षित करना, ऐसा टॉपिक अच्छा है। बाकी हमें भारतीय होने पे क्यों गर्व है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, भारतीय कोई एक अच्छा सा कोटेशन या कवि किसी कवि का कविता लिख सकते हैं। तब आप लिखिए कि एंशियंट काल से लेके प्राचीन काल में क्या सोशल इकोनॉमिक क्या उपलब्धि रहा, या मध्यकाल में क्या रहा, आधुनिक काल में क्या रहा, कोविड में क्या रहा। इन सब चीज़ों को कुछ बड़े बड़े विद्वान का नाम, महात्मा बुद्ध, महावीर हो गया, अकबर है, अशोक है, महात्मा गांधी है, ताजमहल है, ऐसे कई सारे आपको एंगल देखने को मिल जाएगा जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर क्या है, गर्व है। काफ़ी बेहतरीन ये निबंध है, आप इसको लिख सकते हैं। बाकी मूल्य विहीन विज्ञान अनर्थकारी होता है, मतलब कि विज्ञान साइंस भी जो कहीं ना कहीं वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा रोबोट बना दिए जो इंसानों की जान ले रहा है, ऐसा दवाई बना दिए जो लोगों को जहर फैला रहा है। नहीं, दवाई मेडिसिन साइंस का सब्जेक्ट है, दवाई ऐसा बनना चाहिए जो कोविड से बड़ी बड़ी बीमारी को ख़त्म कर सके। यहाँ पर आप कई सारे इसके एग्जाम्पल है, आप दे सकते हैं। बाकी तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की कुंजी, मतलब कि अगर आप टेक्निकल रूप में आगे बढ़ेंगे तभी आपका आर्थिक विकास होगा, इसको लिखना। बाकी केवल जीडीपी विकास का पैमाना नहीं होता बल्कि खुशहाली भी तो होता है। बाकी संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। हम लोग जैसे कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई मतलब कि जो आप लोग संसाधन जब पढ़ लिख लेंगे, जब जॉब करेंगे संसाधन बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगला है वही कि गांधी भारतीय मानस के प्रतिबिंब व्यक्ति है। ये भी आपसे क्वेश्चन जो है ना पूछा जा सकता है। यहाँ पे है गांधी भारतीय मानस के, मतलब कि भारत के जो है प्रतिनिधि व्यक्ति है। अच्छा क्वेश्चन है। छठ पूजा में बिहार स्पेसिफिक देखो बनाया हूँ इसको कि सांस्कृतिक महत्व क्या है। इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है कि आपको छठ पूजा क्या है, कैसे होता है, फिर इसका क्या कल्चरल इम्पोर्टेंस है, इसको दिखाना है। शराबबंदी व्यवहारिक है या व्यवहारिक निर्णय है, बिहार की प्रमुख समस्या उसका क्या समाधान हो सकता है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश कौशल विकास के बिना कोरी कल्पना मात्र है, मतलब कि बिहार के पास जो आपका जो जनसांख्यिकीय लाभांश देखते हैं, जब तक आप इसमें जो है ना कौशल विकास नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये जो है ना इतना मैं लगभग अभी 52 आपको टॉपिक यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। इसके बाद भी और भी कई सारे टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँगा जो कि तैयारी करवाऊंगा, और इसमें मेरा पर्पस वही नहीं बोला 100 प्लस क्वेश्चन जो है निबंध में मतलब मॉडर्न फॉर्म दिया जाएगा, ताकि जो है आप लोग का ना एक बेहतर तैयारी हो सके। अब इतना सब कुछ बताने के बाद अब कुछ चीज़ें और जो बताना रह गया, जिसमें सबसे पहला चीज़ ये है कि आखिर निबंध की हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आप पहले क्या करें, पहले छोटे से शुरू करें, मतलब कि पहले कोशिश करें कि 300 वर्ड लिखने का, फिर 400 वर्ड लिखने का, फिर 500 वर्ड लिखने का, फिर 700 वर्ड लिखने का, फिर 800 वर्ड लिखने का, तब आपको 1000 वर्ड का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि 1000 वर्ड से अधिक तो बीपीएससी पूछेगा नहीं, ऐसा हमको उम्मीद है, 1000 के रेंज में ही पूछेगा। तो जैसे कि आप छोटे छोटे टॉपिक निबंध का लीजिए। देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं छोटा निबंध नहीं लिखना चाहिए, नहीं, पहले आप जब तक आप छोटे लिख के पहले आप भाषा को सही करें, फिर धीरे धीरे आपको बड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको बड़े निबंध लिखना पड़ेगा। और वीक में सप्ताह में क्या करें 2 से 3 निबंध आप लिखने का अगर प्रैक्टिस अभी से करेंगे, अभी एग्जाम लगभग 70-80 दिन है, तो आप आराम से जो है ना 100 निबंध लिख लेंगे, और 100 निबंध काफ़ी सफिशियंट है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि कौन सा टॉपिक लें, अभी मैं जितना आपको 52 टॉपिक बताया उसमें से कोई टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते। जैसे कि मैं एक टॉपिक सिंपल देता हूँ कि राष्ट्रीय एकता, ठीक है, राष्ट्रीय एकता। अब राष्ट्रीय एकता है तो आप इसमें लगभग ना 300 वर्ड लिखने का कोशिश करें राष्ट्रीय एकता पर, ठीक ना। या जो है ना हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों, तो पहले देखिए एक ही निबंध ले आए, एक ही निबंध पहले 300 वर्ड लिखा है, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800, ऐसे करके लिखने का क्या करें। अभी
बहुत हाई फाई नहीं लिखना है। अभी पहले ना एक बेसिक लेवल का लिखिए जहाँ पे आपको लिखने का आइडिया हो। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में निबंध नहीं हो सकता है। निबंध लिखना एक कला है और एक कला डेवलप एक दिन में करना बहुत ही मुश्किल है, धीरे धीरे होगा। 1 महीना कम से कम समय लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, तब जाकर आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ सोर्स की जहाँ तक बात है, जैसा कि अतुल सर ने कहा है कि इसको कोई नहीं पढ़ा सकता है, कोई किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा, हाँ हमको ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। तो सबसे बेस्ट अभी जो मार्केट में जो सबसे अच्छी बुक है यूपीएससी के लिए आती है, निबंध का जो आता है, दृष्टि का जो निबंध है वो बुक आप ले सकते हैं। फिर अरिहंत पब्लिकेशन का भी है। इसके अलावा जो है आपको सबसे जो बड़ी चीज़ क्या करना पड़ेगा, आप योजना जरूर पढ़ें, कुरुक्षेत्र जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही मस्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात है इन सब से चीज़ आप लिखना आप जरूर लिखें, कोई भी टॉपिक ले लिखें, गलती सही कुछ भी आपको लिखना है। तो मैं अभी आप लोग को लिखने के लिए कुछ कुछ 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, 1-2 अलग से देता हूँ और दे देता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक सिंपल आप लोग लिखिएगा पानी पे, किस पर लिखना है, पानी पे, पानी टॉपिक ले लीजिए, इसको लिखना है। फिर एक टॉपिक देता हूँ सत्य, सत्य पर लिखना, ये टॉपिक है लिखना है आपको इसमें, ठीक है, कई सारे एंगल से। फिर एक टॉपिक देता हूँ कुछ नहीं। तो ये सब टॉपिक जो है आप लिख के जो है लिखने का कोशिश करें ताकि आपका चीज़ें डेवलप होगा। तो इतना कर लें। अब इसमें ये चीज़ है कि अब जो चूँकि निबंध का चूँकि अभी इसमें फिर मैं बेसिक चीज़ बताया, अभी कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे डिफरेंट एंगल से भूमिका लिखा जाए, ये सब चीज़ मैं अभी आप लोग से डिस्कस नहीं किया हूँ। तो अब इसमें ये है कि अभी कुछ कुछ वीडियो यूट्यूब पे मैं और लाऊंगा। तो लगभग देखिए पूरा निबंध अगर जितना भी है आपको टॉपिक बताया, उस पूरे टॉपिक को कवर करने में लगभग हमको 30 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो 30 वीडियो मतलब लगभग हर एक वीडियो लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे का वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जितना टॉपिक मैं आपको बताया उस हर एक टॉपिक का आपको कंटेंट या मटेरियल दे दूँगा, ठीक ना। तो वो लिखना पड़ेगा। फिर उसमें ना इसी के साथ साथ और भी क्या करना है कि 100 ऐसे का हम प्रैक्टिस कराएंगे, 100 प्रैक्टिस भी कराएंगे, 100 आपको उसका मोरल आंसर भी देंगे। और फिर हम जो है ना जितना भी मैं क्या बोला, जितना भी टॉपिक लिखा सबका हम स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करें। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, तो इस पर क्या क्या तक की मटेरियल हो सकता है, या मान लीजिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या लोकतंत्र है, धर्मनिष्ठता है, ये मतलब कि जीएफ नहीं बल्कि ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या कंटेंट तैयार हो सकता है, क्या स्टडी मटेरियल्स हो सकता है, वो आपको दिया जाएगा। और हर एक टॉपिक पे मैं फिर बोल रहा हूँ, हर एक टॉपिक लगभग 1000 वर्ड आपको जो है ना मैं कंटेंट तैयार दूँगा, मटेरियल दूंगा, जिसमें कि आप वही चीज़ जो है ना उसको कहीं ना कहीं मिला जाएगा, लिखने से आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। बाकी जो 30 क्लास तो मेरा आएगा ही आएगा। उसके बाद जो है ना मैं 100 ऐसे कराऊंगा। फिर ये जो एक मैं प्रोग्राम ये जो बैच लॉन्च करूंगा ये 22 फरवरी से। 22 फरवरी से क्या होगा कि निबंध का मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, जिसमें यही जितना मैं आपको बोला कि 30 क्लास इसमें लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस किया कराया जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो है ना क्लास के साथ ही आपको जो है ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी कराया जाएगा, और वीक में ना 1 या 2 टेस्ट भी लिया जाएगा। तो इस तरह से लगातार जो है ना ये 20 फरवरी से लेके लगभग एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक करेंगे, जिसमें कि आपका पूरा जो है ना ऐसे कवर कर देंगे। बाकी यूट्यूब पे और भी कई सारा वीडियो अभी, जैसे कि आगे इसमें कैसे इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट को एक दूसरे से लिंकेज किया जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, बहुत कुछ बताना बाकी। हालांकि इससे भी इंट्रोडक्शन वीडियो था, अब इसमें बहुत कुछ अपने को बताना क्या है बाकी। अब जिनको भी अब इसमें ये क्या है, जिनको भी कोर्स लेना है, देखिए 2 तरह का कोर्स हो सकता है। जैसे कि कई लोग इसमें ये होंगे जो कि ऐसे तैयार पहले से किए होंगे, बहुत तो यूपीएससी वाले जो होंगे उनका ऑलरेडी मान ऐसे तैयार है, तो अब उनको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है। तो जिनको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है उनके लिए भी, और जिनको क्लास लेना है उनके लिए भी। तो जिनको सिर्फ वाली आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना है तो उनके लिए अलग से एक टेलीग्राम चैनल में बना दूंगा, टेलीग्राम पे चीज़ें चलेगा। और जिनको क्लास भी लेना है तो उनके लिए मैं मेरा जो क्लास एप्लीकेशन पे या तो वीडियो बना के आप लोग को दिया जाएगा। तो जो आपको इच्छा हो, क्लास लेना हो या आपको आंसर राइटिंग करना है, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 2 नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल करके सारा कुछ डिटेल जो है जान सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पे वीडियो मेरा आएगा, यूट्यूब पे अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे लिखेंगे और कई सारे जो निबंध का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध का मोरल आंसर मैं बताऊँगा। लेकिन हाँ प्रॉपर वे में क्लास जो है ना अच्छे से कंटेंट मटेरियल के साथ सब कुछ जो है ना आपको एप्लीकेशन या यूट्यूब पर वीडियो के थ्रू जो है आप लोग को बताइएगा। बस आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको सब कुछ वहाँ पर अच्छे से जानकारी दे दीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें रहा, ठीक ना। बाकी
जो मैं आपको टॉपिक दिया हूँ, जितना चीज़ बताया मैं कोशिश किया हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस का था उसके आधार पे मैंने चीज़ों को डिस्कस करने का कोशिश किया। बस इसमें देखिए यही अंतिम मेरा सब सलाह बस यही रहेगा, निबंध के लिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। कोई भी चीज़ें लिखना पड़ेगा और उसको कई अलग अलग डायमेंशन से सोचना पड़ेगा। डे न्यूज़पेपर पर है, किसी भी टॉपिक के बारे में सोचा, मल्टी डायमेंशन बनना है, क्योंकि कोई भी निबंध एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी मल्टी डायमेंशन होना चाहिए। ठीक ना, इन सब चीज़ों पर आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, चीज़ें बेहतर होगा। तो बाकी जो है ना, अब इसमें तो निबंध का ये हो गया, एसे का चीज़ हो गया। बाकी अब इसमें जैसे कि बहुत सारा टॉपिक जीएस का है, जैसे कि इसमें हिस्ट्री तो लगभग मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, पॉलिटिकल लगभग पूरा वीडियो बना हुआ है। हाँ, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, कुछ साइंस टेक का बचा हुआ, बाकी करंट अफेयर्स, ये सब का भी चीज़ चलेगा। तो बाकी हाँ, इसको बताना चाहूँगा जो जीएस का जहाँ तक बात है, जीएस का भी जो है ना, जिसमें कि जीएस पेपर फर्स्ट और सेकेंड का जो है ना अनफेटिक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये भी लगभग 21 तारीख को शुरू कर देंगे। उसके बाद मतलब जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का अनफैटिंग प्रोग्राम, डेली अनफैटिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसमें कि पर डे आपको 4 क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें कि जीएस का रहेगा, डीआई का रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। बाकी जिनको जीएस फर्स्ट और सेकंड का पूरा क्लास, जिनको वीडियो लेक्चर देखना है, उनके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। लगभग ये 24 या 25 फरवरी से शुरू होगा, तो सारा चीज़ शुरू करेंगे। बाकी जिनको 69 देना है उनके लिए भी सब शुरू करेंगे। जिनको भी कुछ चाहिए तो यहाँ पे नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके चीज़ें पता कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।